सभी साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल सम्यक हिंदी के माध्यम से आज हम बहुत आरएस मेंस को लेकर के एक खास बिंदु से शुरुआत करने जा रहे हैं। और आपका जो पहला बिंदु होगा वो जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम आज चलने वाले हैं। तो जैसा आप सबको इंतजार था कि आरएस मेंस का जो सिलेबस है वो हम शुरू करने वाले हैं। और अब आपको टॉपिक वाइज जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, फोर्थ पेपर की हमने बात की थी कि आपको जो फोर्थ पेपर है वो आपको पढ़ाया जाएगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों इस पेपर में हम पढ़ने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश का जो पूरा जो सिलेबस है वो हम टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट चलते हुए जाएंगे और परीक्षा की दृष्टि से इसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम बात करेंगे हिंदी में आपका जो पोर्शन चलता है व्याकरण का। और व्याकरण का जो प्रथम बिंदु है वो है आपका संधि। और संधि चूंकि आप पढ़ते तो देखो बचपन से आ रहे हो, छठी क्लास से हम संधि पढ़ते हैं। संधि का मतलब कई बार हम जोड़ मान लेते हैं, योग मान लेते हैं। ऐसे शाब्दिक रूप से देखा जाए तो संधि का मतलब जोड़ है, योग है, कोई मिलावट है, कोई संसर्ग है। लेकिन यहां हम जब व्याकरणिक रूप से संधि का मतलब समझेंगे तो यहां जोड़ नहीं होके संधि का मतलब विकार से माना जाएगा। संधि क्या है मित्रों? विकार है। अब विकार अलग अलग प्रकार से होगा, कैसे होगा इसका हम आज वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे। और अब आपको संधि बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको संधि स्थल में जो विकार स्थल है उसको ढूंढना है। तो हम व्यवस्थित तरीके से आज हमारी ये जो व्याकरण का जो पोर्शन है इसको हम लेते हुए चलेंगे। तो अब आपको संधि कैसे पढ़नी है, किस प्रकार से पढ़नी है, क्या हम इसमें विवेचन करने वाले हैं, ये हम आज एकदम विस्तृत रूप से चलेंगे। आपको देखिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि आपके पूरे पाठ्यक्रम में संधि और उपसर्ग और प्रत्यय ये थोड़े से टेक्निकल पॉइंट है। यहां जैसे आप मान लीजिए आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो थोड़ा समझने में आसानी है, साइंस कॉमर्स वालों को कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना है। तो विकार स्थल जिसने पहचान लिया वो संधि आराम से कर सकता है, संधि का संयोग भी करेगा और विच्छेद भी करेगा। तो संधि दो शब्दों से मिलकर बना है। अब ये जो अनुस्वार है ऊपर, इसको आप जैसे ही नीचे लाएंगे तो ये हलंत में बदलेगा। संधि में आगे व्यंजन संधि में भी पढ़ेंगे, कोई भी अनुस्वार केवल और केवल मैं हलंत बन के नीचे उतरता है। सम धन धी, तो संधि शब्द व्यंजन संधि का शब्द माना जाता है। संधि शब्द बेसिकली संस्कृत से लिया है हमने, ये संस्कृत भाषा का शब्द है संधि। अब संधि का मतलब क्या है आप सामान्य रूप से समझते हैं, तो संधि का मतलब है जोड़। संधि का मतलब है आप जितना सारा योग करेंगे स्वरों का या फिर व्यंजनों का या विसर्ग और स्वर और व्यंजन का, तो वो जोड़ है, योग है। लेकिन यहां हम व्याकरणिक रूप से इसकी बात करते हैं तो संधि कहते हैं विकार। अब विकार कैसे होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जब परिभाषा की बात आती है तो हमारे दो तीन वैयाकरण हैं जिनको संधि समझने के लिए हमेशा पढ़ा जाता है। वैयाकरण अर्थात व्याकरण को लिखने वाले, व्याकरण को वैज्ञानिक तरीके से हमें प्रस्तुत करने वाले। वैयाकरण व्याकरण लिखने वाले होते हैं। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ये सामान्य रूप से आप जानते हैं। या फिर एक शिष्ट भाषा में कहा जाए तो दो वर्णों के विकार जन्य, दो वर्णों के, वर्ण कोई से भी हो सकते हैं, दो स्वर भी हो सकते हैं, दो व्यंजन भी हो सकते हैं, एक व्यंजन एक स्वर भी हो सकता है, विसर्ग और व्यंजन भी हो सकता है। तो दो वर्णों के विकार जन्य मेल को
संधि कहते हैं। विकारजन्य मेल, ये आप ध्यान दीजिएगा, संधि कहते हैं। अब ये जो विकारजन्य मेल है ये होना जरूरी है। अगर ये विकारजन्य नहीं होगा तो संधि नहीं होके क्या होगा, संयोग होगा। अगर विकार का अभाव है तो संधि नहीं होके वो क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। कैसे? अब दो शब्द सामान्य रूप से हम समझते हैं। जैसे ये आपके सामने है हिमालय। अब इसमें दो शब्द हैं, यहां हिम और आलय। यहां हिम शब्द है और एक आलय है। हिम यानी बर्फ, आलय यानी घर। अब यहां इसमें ए है और दूसरे वाले शब्द में आ है। तो विकार क्या हुआ, यहां सिर्फ आपको देखिए आ दिखाई दे रहा है, हिमालय। तो आ तो ये भी है, तो एक ए का क्या हो गया, विकार हो गया। इस ए का लोप हो गया। यही विकारजन्य मेल है, इसलिए यहां पर शब्द बन गया हिमालय। दूसरा शब्द मैंने लिखा युग धन बोध। ये शब्द, इससे शब्द बना युगबोध। तो यहां शब्द तो पास में आ गए लेकिन विकार कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए इसको हम संयोग कह देंगे और इसको हम संधि शब्द कह देंगे। ये सामान्य सी बात है। तो हम जब परिभाषाओं की बात करते हैं तो दो हमारे बड़े विद्वान आते हैं। सबसे पहला नाम आप सुनते हो कामता प्रसाद गुरु का। कामता प्रसाद गुरु जो है, इनको गुरु की उपमा भी दी जाती है और इनको वैयाकरण कहा जाता है। ये कहते हैं कि जब दो निर्दिष्ट अक्षर पास आते हैं और उसमें अगर उनके मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। तो दो निर्दिष्ट अक्षर इन्होंने बताया है। ये आरएस में तो देखिए परिभाषाओं के प्रश्न नहीं आते, लेकिन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में और अन्य जो हिंदी की परीक्षाएं हैं उनमें यह प्रश्न आता है। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास आने पर, के पास आने से, निर्दिष्ट अक्षर वही स्वर हो या व्यंजन हो या कोई सा भी हो, वो पास आएंगे यानी विकार होगा। आने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो कहने का मतलब आपके ये समझने के लिए है कि दो निर्दिष्ट अक्षर, तो यहां जो भी दो निर्दिष्ट अक्षर आएंगे, स्वर व्यंजन विसर्ग जो भी आएंगे, उनके पास आने से जो विकार उत्पन्न होगा, अभी हमने विकार जन्य मेल की बात की, यहां कामता प्रसाद गुरु भी विकार उत्पन्न होने की बात करें तो उसको हम संधि कहेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। दूसरे आते हैं किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी। आप देखिए कि परिभाषा सबकी जो उभयनिष्ठ जो बात है वो ये विकार वाली होगी। ये कहते कि भाई दो या दो से अधिक वर्ण। अब क्योंकि वर्ण तो दो ही होंगे, दो या अधिक वर्ण, ये बात इन्होंने इसलिए कही क्योंकि जो स्वर या व्यंजन या विसर्ग, उसके आगे कितने भी वर्ण हो, स्वर हो व्यंजन हो, तो वो दो से, या विसर्ग हो तो वहां अधिक वर्ण वाली बात इसमें आ जाएगी। दो या अधिक वर्ण पास पास, यानी नजदीक जब दोनों आएंगे तो फिर पास पास आने पर, अब इनमें भी क्या होगा कि यहां तो विकार उत्पन्न की बात हो गई, यहां ये कहते हैं कि उनमें रूपांतर हो जाता है। आने पर कभी कभी उनमें रूपांतर अर्थात रूप का अंतर, रूपांतर हो जाता है।
अब इसमें देखिए कभी कभी क्यों कहा, जैसे अभी एक शब्द लिखा था मैंने हिम जोड़ आले, हिमालय, तो आ गया। अब कई बार जैसे इधर भी आ है उधर भी आ है, आई है, तो दिखने में रूप एक जैसा लगता है। तो कभी कभी शब्द का मतलब है कि कभी कभी पूर्ण रूप का अंतर आता है, कभी कभी अंतर हमें थोड़ा सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं देता, इसलिए इन्होंने कभी कभी शब्द का प्रयोग किया। यहां विकार उत्पन्न है और यहां पर रूपांतर है, तो ये रूपांतर हो जाएगा। इसी रूपांतर को संधि कहा जाता है। ये बात कौन कहते हैं? किशोरीदास वाजपेयी कहते हैं। तो यहां विकार उत्पन्न की बात है, ये रूपांतर की बात है। अब हमारे जो सबसे ज्यादा जो जिस पुस्तक से प्रश्न बनते हैं, नंबर 3, जहां से अच्छी अच्छी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, उन विद्वान का नाम है डॉक्टर हरदेव बाहरी। क्योंकि देखिए कामता प्रसाद गुरु हैं या तारकनाथ बाली हैं या किशोरीदास वाजपेयी हैं, हरदेव बाहरी, उनमें कई तरह की त्रुटियां इनकी पुस्तक में भी है, ऐसा नहीं है, पुस्तक में हर जगह त्रुटियां रह जाती हैं। तो यहां से पेपर बनने की पूरी गुंजाइश रहती है। तो ये भी अपनी बात को किस रूप में कहते हैं कि पास पास आए हुए वर्णों अब जो भी वर्ण पास पास है, जो भी वर्ण पास पास है, आए हुए वर्णों के मेल से, अब यहां मेल की बात तो होगी, और विकार को इन्होंने एक नया नाम दिया, विकास। जो नया विकास उत्पन्न होता है इसी को विकार कहा है, उसी को संधि कहते हैं। उत्पन्न होता है वही क्या कहलाएगा? संधि कहलाता है। अब आप समझेंगे कि यहां पर सबसे पहली बात क्या है? विकार जन्य मेल हो गया। दूसरी बात क्या है? जो विकार उत्पन्न होता है, यहां पर किशोरीदास वाजपेयी ने उसको क्या कह दिया? रूपांतर कह दिया। कामता प्रसाद गुरु ने विकार उत्पन्न करवा लिया। इसी बात को हरदेव बाहरी कहते हैं कि जो विकास होता है, विकास क्योंकि नया होगा, उसको हम विकार कहते हैं, उसी को क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएगी वो? संधि कहलाती है। तो कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि विकार स्थल जो है वो संधि का रूप माना जाएगा। बस ज्यादा अपने को इसमें उलझना नहीं है। अब संधि की परिभाषाएं आपको रटने से क्या होता है कि संधि के स्वरूप को आपको समझने में आसानी होती है। अब संधि के भेद माने जाते हैं तीन भेद में नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। अब देखिए परिभाषाएं आप पढ़ते भी आ रहे हो और परिभाषाओं में ज्यादा कोई समझने की बात है, उलझना नहीं। अब यहां क्या है? स्वर संधि का मतलब क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम स्वर। अंतिम स्वर कोई भी हो सकता है, ऐसे लेकर के पूरे 11 स्वर के बाद में स्वर ही आना चाहिए, ऐसे लेकर पूरे 11 स्वर। बस समझने के लिए ए के बाद में स्वर, इधर भी स्वर होगा इधर भी स्वर होगा, कोई सा ही कैसे आ सकता है? जैसा आएगा वैसी संधि बनेगी, उसको हम अलग अलग नाम देंगे, क्योंकि स्वर संधि के हम 5 भेद पढ़ने वाले। व्यंजन संधि में क्या होगा मित्रों कि यहां कोई भी व्यंजन आएगा। व्यंजन संधि में क्या होगा? यहां कोई भी व्यंजन आएगा
और ये व्यंजन के बाद में क्या होगा, फिर व्यंजन आएगा। ठीक है, तो यहां व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। तो पहले हम स्वर लिख सकते हैं, ये सारे हो गए 11, और कोई भी व्यंजन आ सकता है, ये सारे हो गए व्यंजन। तो व्यंजन संधि के आगे जब प्रथम शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन होनी चाहिए, ये व्यंजन में शर्त है। स्वर संधि में प्रथम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर होनी चाहिए, कोई सा भी स्वर हो सकता है, ये दो शर्त है। इसके आगे पूरे 11 स्वर आ जाएंगे, और यहां पर आप व्यंजन संधि में पूरे 11 स्वर, और क्योंकि वर्णमाला में कुल 52 वर्ण थे पहले, तो अब 53 हो गए, तो यहां पर अब बच गए 42 व्यंजन, क्योंकि पहले स्वर तो 11 थे, मूल व्यंजन 33 थे, और 33 और 8 41 होते थे, 4 संयुक्त अक्षर, और 4 जो थे 2 उत्तक्षिप्त ड और ढ, और 2 अयोगवाही अंग और अ है। अब एक जो 42वां बना है एक तरह से, वो ळ राजस्थानी का जो है, इसको मान्यता दी गई है। ये आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये राजस्थानी ळ को भी व्यंजन मान लिया गया है। तो यहां व्यंजन के बाद में स्वर और व्यंजन कुछ भी आए, कहने का मतलब। फिर बात आती है विसर्ग की। विसर्ग से पहले स्वर रहेगा, ये शर्त है, क्योंकि स्वर रहित होगा तो व्यंजन संधि का उदाहरण बन जाएगा। क्योंकि ये देखिए क्या स्वर रहित है, इसके आगे स्वर और व्यंजन कुछ भी आएगा तो व्यंजन संधि है। यहां स्वर के बाद में विसर्ग आएगा, विसर्ग के बाद में कुछ भी आए आपको इस पचड़े में नहीं पढ़ना, चाहे सारे स्वर आए चाहे सारे व्यंजन आए। यानी संधि अपना नियम खुद लेके चलती है, आपको तो विकार स्थल को ढूंढना है और उसका ऑपरेशन करना है, बस। ये मैं आरंभिक बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से कुछ साथी बहुत सारी चीजों में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो वो हमेशा के लिए आज आपको दूर कर देना है। स्वर संधि में स्वर, आगे भी स्वर रहेगा। व्यंजन संधि में हलंत व्यंजन है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। स्वर होता तो या तो विसर्ग वाली पोजीशन आएगी या ये पोजीशन आएगी। स्वर और व्यंजन दोनों में कोई से भी आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने आप आएंगे। जैसे ऑपरेशन करोगे तो स्वर है तो स्वर निकलेगा, व्यंजन है तो व्यंजन निकलेगा। अब अपन आगे चलते हैं। अब देखिए कि स्वर संधि की बात आई तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे स्वर संधि। अब जैसा मैंने पहले बता दिया कि स्वर संधि में प्रथम शब्द का अंतिम स्वर और द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर, दोनों तरफ आपको क्या मिलेंगे, स्वर मिलेंगे। ठीक है, अब स्वर संधि को पहली नजर में कैसे पहचाने? प्रथम दृष्टि आपको डालते ही पता लगना चाहिए कि यह शब्द स्वर संधि का है, व्यंजन का है या विसर्ग का है, बस यही कलाकारी है। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, ये आप जानते हैं, और इनको हम फटाफट देखिए पढ़ते हैं। ये तो हुई 1 नंबर पर दीर्घ संधि। ठीक है, नंबर 2 वृद्धि संधि। नंबर 3 गुण संधि। नंबर 4 यण संधि, और नंबर 5 अयादि संधि। ये आपकी 5 संधि है। ठीक है, अब इनको आपको पहली बार में कैसे पहचान में आना चाहिए? तो आपको पहचान करनी है मित्रों, विकार स्थल। जो बार बार बात आ रही थी कि विकार स्थल है, वो होगा। इसी को आप दूसरे शब्दों में संधि स्थल कह सकते हो। इसी को आप तीसरे शब्दों में रूपांतर स्तर कह सकते हो। याद आ रही है बात? रूपांतर स्थल भी कहा गया है।
इसी को आप विकास स्थल कह सकते हो, क्योंकि शब्द का विकास होता है, कोई नया रूप बनता है। ठीक है, यही विकार स्थल है, यही संधि स्थल है, इसी को रूपांतर स्थल कहेंगे, इसी को विकास स्थल कहेंगे, और यही संधि स्थल है। इसी को मित्रों क्या कहेंगे? संधि स्थल। अब बताओ, आपने शायद ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा, ये मेरा दावा है कि संधि को पहचानने के लिए जो विकार स्थल है, जो संधि स्थल है, या रूपांतर स्थल है, या विकास स्थल है, ये आप पहचान गए पहली नजर में, तो आपको शब्द को ज्यादा ऑपरेशन करने में कोई ऐसी कठिनाई नहीं होगी। अब दीर्घ संधि में विकार स्थल कैसा दिखाई देगा, ये आप देखिए। विकार स्थल आपको कैसा दिखाई देगा, कैसा परिलक्षित होगा? तो यहां पर आपको 3 मात्राएं दिखाई देंगी। दीर्घ यानी विकार स्थल पर आ, ई और उ, ये तीनों बड़े हैं। विकार स्थल पे आपको ये तीनों दिखाई देंगे, परिलक्षित होंगे। अब यहां आपको समझना है कि विकार स्थल का मतलब संधि स्थल, जिसको जोड़ स्थल कहते हैं। इस संधि को आप जोड़ भी मान सकते हो। जोड़ स्थल जो है, जहां पर दोनों ध्वनियां जुड़ी हैं, वो विकार स्थल है। तो जब पहली नजर में आ, ई, उ ये आपको दिखाई दे, तो दीर्घ संधि का उदाहरण मानना है। ऑपरेशन हम अलग करेंगे। अब बात आती है वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि की बात हम जब करेंगे, तो यहां आपको जब दिखाई दे, तो वृद्धि स्वर 2 ही है, आई और औ। ये वृद्धि स्वर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्याकरण में वृद्धि स्वर 2 है, आई और औ। अब इनकी मात्राएं कैसे लगती हैं? इसको तो ऐसे दिखाई देगा आपको विकार स्थल पे, और ये ऐसे दिखाई देगा। ये हो गया आपका। जब आप शब्द को देखेंगे और उसमें संधि स्थल या विकार स्थल आपने पहचान कर लिया, तो आपको ऐसी मात्राएं दिखाई देंगी, तो ये मान लेना वृद्धि संधि का उदाहरण है। तीसरा आ गया मित्रों गुण संधि। रूपांतर स्थल आपको देखना है। तो इसमें जब आप देखेंगे, तो आपको निश्चित रूप से पता चलेगा कि गुण संधि में ए ओ अर आता है। ए ओ अर, ठीक है। ये आपको दिखाई देगा ऐसे, ऐसे। और ये जो रे है, अर में ए जो स्वर है, वो कई बार जैसे इधर वाले शब्द में मिला रहेगा, और रे आपको ऐसे दिखाई देगा। ये आपको ऐसे दिखाई देगा, ए ओ अर। और रे आपको हलंत रूप से भी नीचे दिखाई दे सकता है, ऐसे भी। और जब ऊपर जाएगा, इसको कहते हैं रेफ। इसको क्या कहेंगे? रेफ कहेंगे। रेफ के रूप में ये ऐसा आएगा। ये 3 रूप आपको दिखाई देंगे। सिंगल मात्रा है, ए ओ अर की मात्रा, रे आधा। यहां आई औ है, यहां आ ई उ है। अब यण संधि में क्या होगा? ये व रे को यण संधि कहते हैं। ये व रे को मित्रों क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं। तो यण संधि में क्या है? आपको ये व और रे। अब इन तीनों की एक खास बात है। ये से पहले का अक्षर है, वो हलंत होगा, वैसे पहले का हलंत होगा, और रे से पहले का हलंत होगा। ये अपने आप में आपको पूर्ण दिखाई देंगे, क्योंकि अपने से ठीक आगे वाले की ये मात्राएं खा जाते हैं। यह है वो ई और ई की मात्रा खाता है, ये तो खाता है ई और ई की मात्रा। वैसे पहले ये मान के चलना है कि उ और उ था, और रे से पहले ये मानना है आपको री था। बस ये आपको समझना है। अब लास्ट में आ गई अयादि संधि। अयादि संधि का जो संधि स्थल है, जोड़ स्थल है, विकार स्थल है, यहां आपको क्रमशः है आये, आय, अव और आव, ये आपको दिखाई देंगे, और इनका निश्चित कारण है। आये
आय, अव, आव। अय आता है ए के कारण, आय आता है आई के कारण, अव आता है ओ के कारण, आव आता है औ के कारण, निश्चित कारण। तो पहला जो रूप की दृष्टि से आपको दिखाई देगा वो ये सीन होगा मित्रों। दीर्घ संधि है तो आ ई उ आपको परिलक्षित होगा, वृद्धि संधि है तो आई औ परिलक्षित होगा, गुण संधि है तो ए ओ अर परिलक्षित होगा, यण संधि है तो य व र आपको परिलक्षित होगा, अयादि संधि है तो उसमें आपको अय आय अव आव आपको परिलक्षित होगा। ये आपको पहली नजर में दिखाई देगा। ये जिसने पहचानना सीख लिया उसको संधि में समय नहीं लगेगा, ये आपको पहचानना है। फिर हम आगे की संधि को आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो इस पेज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि विकार स्थल क्या है, रूपांतर स्थल क्या है, संधि स्थल क्या है, विकास स्थल क्या है, वो सेम चीजें आपको तो विकार स्थल के बारे में ध्यान देना है। अब हम आगे चलते हैं कि अब दीर्घ संधि के हमने 5 रूप देखे, उसके स्वर संधि के, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। पहले नंबर पे आपकी जो संधि आती है वो है मित्रों नंबर 1, दीर्घ संधि। आप स्वर पढ़ते हो तो स्वर पढ़ते समय आपने देखा होगा कि दीर्घ यानी बड़े स्वर हिंदी में 3 ही है, आ, ई, ऊ। री है, मैं समझा रहा हूं केवल, ये छोटा री है, हिंदी में अडोप्टेबल है, अब हमने अडोप्ट किया। संस्कृत में चलता है ये बड़ा री, ये हिंदी में हमने स्वीकार नहीं किया। छोटा री हम स्वीकार करते हैं, बड़ा री हमारे यहाँ है नहीं, तो री का कोई प्रकरण नहीं है। अब हम सबसे पहले नंबर 1 पर उदाहरण पढ़ेंगे। आ विकार आपको दिखाई देगा। विकार क्या दिखाई देगा? आ। अब आ का एक नियम है, कोई भी कैसे भी कर लो, चाहे अगर प्रथम शब्द में अंतिम स्वर ए है, ए के बाद में आ आया तो भी क्या होगा? आ ही होगा। तो कैसे भी आए, ए आ कैसे भी आए, तो मैं ये लिखना चाहता हूं कि ए या आ के बाद में ए आ जाए चाहे आ जाए, ऑब्लिक ए या आ कुछ भी आए, आपको विकार स्थल पर आ ही दिखाई देगा, बस ये ध्यान रखना है। ये 1 नंबर की बात हो गई। नंबर 2 बात, अगर ई या ई के बाद में ई या फिर ई आए तो आपको विकार स्थल पर बड़ी ई ही दिखाई देगी। नंबर 3 बात, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, उसके पश्चात छोटा ऊ या बड़ा ऊ कोई सा भी आया हो, आपको विकार स्थल पर बड़ा ऊ दिखाई देगा। तो सामान्य सी बात क्या रही, विकार स्थल पर जैसा हमने पहले पेज पे देखा आ ई ऊ दिखाई देंगे। इससे पहले का प्रकरण शब्द में अपने आप मैनेज होता है। बस आपको शब्द का, जिसको आप आगे वाले शब्द को उपसर्ग के रूप में भी देख लेते हैं, कोई शब्द भी आ जाएगा, उपसर्ग भी आ जाएगा, वो कौन सा है, छोटा है बड़ा है, वो आपको पहचानना है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण पढ़ेंगे आ के। ठीक है, अब आ के उदाहरणों में आगे पीछे कैसे भी आए, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए हम सीक्वेंस का पालन करेंगे। ए के बाद में ए आता है तो हमें क्या दिखाई देता है? आ दिखाई देता है। तो कुछ शब्द अपन लिखते जाते हैं, जैसे परमार्थ है, चरणामृत है, वाचनालय है, कल्पांतर है। क्योंकि वर्ण को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश ऐसे करेंगे कि आप उसके संधि स्थल तक जाकर के दोनों तरफ बचने वाले स्वरों को आप पहचान पाएंगे,
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है शीतांशु। अब देखिए आपका शब्द है परमार्थ, चरणामृत, कल्पांतर, अन्नाभाव, शीतांशु। अब मैंने विकार स्थल की बात की, तो इसमें विकार स्थल ढूंढो, वहीं से शब्द के टुकड़े होंगे। अब आपको ये लग रहा है कि हाँ परम एक शब्द होता है, परमार्थ बोला जा रहा है, तो यहां ये आ दिखाई दिया, इसको हम क्या कहेंगे मित्रों, ये है विकार स्थल। ये क्या है, विकार स्थल है। अब विकार स्थल की पहचान हो गई, तो हम इस शब्द को यहां लिखेंगे परम। अब आपको यह सोचना है कि परम में ए है या आ है, क्योंकि अभी आपको इसमें ए दिखाई दे रहा है। ए और आ दोनों की संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन आप सबको पता है, यह अनुभव की बात है कि परम शब्द होता है, परमा नहीं होता, तो इसमें ए की ही कल्पना आपको करनी है। अब इसके आगे यहां देखिए परमार्थ था, तो यहां एक बार हम अर्थ लिख लेते हैं। अब अर्थ मूल शब्द से काम चल जाए तो ठीक है, वरना ए, इसमें ए भी हो सकता है और इसमें आ भी हो सकता है। तो परमार्थ में ये ए हो गया मैं में, और ये ए हो गया, दोनों मिलकर के क्या बन गए, आप बन गया, इसलिए परम धन अर्थ का क्या हो गया, परमार्थ हो गया, परम धन अर्थ। ये सरल शब्द। चरणामृत में देखिए यहां संधि स्थल है, तो मूल शब्द हो गया चरण धन अमृत, क्योंकि अमृत कोई शब्द नहीं होता, चरण धन अमृत। इस णय में ए है और एक ये है, दोनों ए और ए मिलके क्या बन गए, आ बन गए। कल्पांतर में देखिए संधि स्थल ये है, अब एक शब्द हो गया कल्प धन अंतर, ये हो गया कल्पांतर। अन्नाभाव, अब इसमें देखिए दो जगह अपने को आ दिखाई दे रहा है, एक तो यहां है एक यहां है, लेकिन अन्नभ या अन्नाभ कोई शब्द नहीं होता, इसलिए विकार स्थल ये है। तो पहला शब्द तो हो गया अन्न, दूसरा शब्द हो गया अभाव, अन्न के अभाव को अन्नाभाव कहते हैं। शीतांशु चंद्रमा का पर्यायवाची है, इसमें प्रथम शब्द हो गया शीत धन अंशु, शीतांशु चंद्रमा का पर्यायवाची। तो ये आपने विकार स्थल की पहचान की, तो सरल शब्दों में आपको आ दिखाई दे रहा है, तो आ दिखाई दे वहां पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि प्रथम शब्द में ए या आ का कोई ऐसा प्रकरण नहीं है। अब हम कुछ अच्छे शब्द लिखेंगे, वो आपको थोड़ा चिंतन करना है, जैसे क्वथनांक, मुरारी, अपराहन, मध्याहन, पत्रांक, ये आपके शब्द है। अब कुछ शब्द अपन और लिखेंगे, तो यहां अब आपको देखना है कि कहां संधि स्थल है, ठीक है। अब संधि स्थल आपको यहां दिखाई दिया, तो यहां तक ये मूल शब्द हो गया, इसको लिख के अपन देख लेंगे कि अगर इससे काम चल जाए तो ठीक है, वरना हम इसकी मात्रा परिवर्तित कर सकते हैं। क्वथन, क्योंकि क्वथन मूल शब्द होता है, क्वथना नहीं होता। अब यहां अंक, इसमें आगे का शब्द बच गया, तो ये ए हो गया और ये ए हो गया, दोनों मिलके आ बन गए। दूसरा शब्द है मुरारी। अब इसको लोग मुरारी का मुरली बजाने वाला समझ जाते हैं, लेकिन एक मुर नाम का राक्षस था, जिसके अरि यानी शत्रु कौन है, कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने मुर नामक राक्षस को मारा, इसलिए उनका नाम मुरारी है। मुरली बजाने के कारण मुरलीधर है या मुरली वाले है। मुर नाम का एक राक्षस था, इस राक्षस को इन्होंने मारा, इसलिए ये मुरारी कहलाए, अरि यानी शत्रु। अब यहां रे में ए है और ये ए है,
अब ऐसे शब्द आपको अभ्यास से ही आएंगे, क्योंकि ऐसे अपन सोचेंगे कि तो यहाँ लगेगा कि मूर के बाद में अरी, तो क्या मूर का भी अगर अर्थ नहीं आए तो अरी का आरी भी कर सकते हैं। ऑप्शन में आरी भी आएगा, मूरा भी आएगा, मूर भी आएगा। तो यहाँ मूर्धन अरी आपको देखना है। अपराहन, अब यहां आपको देखेंगे कि यहां ये विकार स्थल है आपका अपरा, तो अपराहन में यहां तक आपका मूल शब्द हो गया अपर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसके बाद में देखिए ए या आ जो भी बचे, हम एक बार ए लगा के देखते हैं। ए है न, एहन, एहन दिन का पर्यायवाची है। अपराहन है, पूर्वाहन है, मध्याह्न है ना। पूर्वाहन, मध्याह्न, अपराहन, ये सारे शब्द आते हैं। मैंने एक लिखा, मध्याह्न भी लिख दिया। तो यहां देखिए कि ये जो रे है इसमें भी ए है और एक ए ये हो गया, तो ये यहां पर अपराहन हो गया। ऐसा ही मध्याह्न है, मध्य जोड़ अहन, अहन वही दिन का पर्यायवाची। पत्रांक, पत्र धन अंक, तो यहां आपको ऐसे शब्दों में ये देखना है। पत्रांक है, लोहितांक है, हिमालय है, कुछ विशिष्ट शब्द और हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अब परीक्षा में जो आते हैं वो थोड़े से स्पेशल शब्द होते हैं। वो देखिए आप, अच्छे प्रश्नों में गतानुगतिक, ऊहापोह है, ऊहापोह है। तो शब्द आप देखते जाइए। ऊर्ध्वाधर, लोहितांग, साष्टांग, ये आपके शब्द है। तो गतानुगतिक है, ऊहापोह है, ऊर्ध्वाधर है, लोहितांग है और साष्टांग, ये मात्रा गतानुगतिक। तो यहां आपको ऐसे शब्द थोड़े स्पेशल है, क्योंकि आरएस में देखेंगे तो आप मतलब सामान्य शब्द नहीं आएगा, स्पेशल शब्द आएगा। तो यहां इन शब्दों से जुड़े हुए शब्द, ऐसे शब्दों का आप संधि विच्छेद करेंगे तो कितना ही क्लिष्ट है आप आराम से कर सकते हैं। अब यहां देखेंगे तो विकार स्थल ये है, विकार स्थल आपका ये है। तो यहां अब आपका शब्द बच गया गत। अब यहां अनुगतिक या अनुगतिक, ये आपको देखना है। तो अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए इसमें एक बार मैं लिखना चाहूंगा, नीचे समझ रहे हैं अपन। गत तो लिख दिया, यहां भी लिख देते हैं गत धन। एक बार मैं अनुगतिक लिख देता हूं, ऑप्शन में ये भी आएगा। अब इस अनुगतिक का और संधि विच्छेद करिए, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं अनु जोड़ गति, और फिर ये बच गया कै। तो कै कोई प्रत्यय नहीं होता, इक प्रत्यय होता है। गत जोड़ इक, ठीक है, ये अनु हो गया। तो अब हम जब भी इक प्रत्यय किसी के लगता है तो उससे बनने वाला जो मूल शब्द है उसमें ए का क्या बनता है, आ बन जाता है। तो इसमें अनु उपसर्ग है, गत मूल शब्द है, इक इसमें प्रत्यय है। तो इक प्रत्यय लगने से जो गतिक शब्द है वो यहां पर अनुगतिक हो जाएगा, इसलिए इक प्रत्यय के कारण ए का क्या बना, आ बन गया। जैसे समाज जोड़ इक सामाजिक, इतिहास जोड़ इक ऐतिहासिक, एक स्पेशल नियम है व्याकरण में, वो आपको आगे भी आएगा, बड़ा अच्छा नियम है। किसी भी शब्द के अंत में ए, ई, ए, इक, ए, अयन आयन प्रत्यय लगते हैं तो ए का आ हो जाता है, ई, ए का आई हो जाता है, ऊ, ओ का औ हो जाता है, री का आर हो जाता है। ऐसा एक बहुत अच्छा नियम है, उसके प्रश्न आरएस में खूब सारे आते हैं। तो इसलिए इक प्रत्यय लगने के कारण यहां पर
आनुगतिक आपका मूल शब्द होगा। इक प्रत्यय जहां भी आपको दिखाई दे तो आपको यहां जो वर्ण है वो या तो आ मिलेगा या फिर ई का आई मिलेगा, उ के कारण औ मिलेगा। जैसे उदार जोड़ इक का औदारिक हो जाता है। तो अब देखिए ऊहा पो है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अच्छे प्रश्नों में शामिल है। अब यहां पर ये आपका विकार स्थल है, ऊ है, हम अक्सर कहते हैं कि वो बड़ी ऊहापोह में है, ऊ है जोड़। अब यहां पर या तो ए बचा है या आ बचा है, तो अपोह से काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपोह करेंगे। ऊ है जोड़ अपोह, अर्थात चिंतन की मुद्रा में, कुछ मंथन की मुद्रा में व्यक्ति जब होता है, असमंजस की स्थिति होती है, तो उसको ऊहापोह कहते हैं। तो ऊ है धन अपोह है, इस है में ए है और ये ए आ गया, इसलिए ए और ए मिलके क्या बन गए, आ बन गए। ऊर्ध्वाधर में ये आपका विकार स्थल है, ऊर्ध्व ऊपर की तरफ, धन अधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्व में भी ए है, अधर में भी ए है। लोहितांग में यहां है लोहित जोड़ अंग, लोहित यानी लाल रंग के, लाल रंग का कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह। साष्टांग में देखिए यहां विकार है और यहां विकार है, दो है, दो जगह आ दिखाई रहे साष्टांग, तो दोनों का अगर विग्रह हो सकता है तो दोनों देखिए, से धन अष्ट धन अंग, तो यहां ए और ए आ हो गए सा, ए और ए ये आ हो गए साष्टांग, ये आपका प्रकरण हो गया। तो इस प्रकार से आप इस प्रकरण को समझते हुए चलें। अब हम दूसरा प्रकरण देखते हैं, ए के बाद में आ जाए तो भी क्या होगा, आ ही होगा, ठीक है। तो अब यहां आप शब्दों को जब पहचानने की कोशिश करेंगे आर्यवर्त, तो आपको ऑपरेशन करने के बाद पता चलेगा कि ए था या आ था। देखते ही कहली संधि स्थल पे तो आपको क्या दिखाई देगा, आ दिखाई देगा। मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है ऐक्यात्म, ये मेरिटोरियस प्रश्नों में आता है, इसको आप गौर से ध्यान देंगे। ये भी मेरिटोरियस प्रश्नों में आता है। कुशासन, इसको पूरा शब्द लिख रहे हैं अपन, कुशासन मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्नेहाविष्ट, ये सारे अच्छे प्रश्नों में पूछे हुए शब्द हैं, हमेशा आते हैं। स्नेहाविष्ट ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये है भयानक, अपन फिर लिख के समझेंगे, पहले ये समझिए आप। तो अब देखिए कि यहां आपने विकार स्थल की पूरी पहचान कर ली, ये विकार स्थल है, ये विकार स्थल है, ये विकार स्थल है, ये विकार स्थल है। विकार स्थल को आपने पकड़ लिया पहली नजर में, प्रथम दृष्टि में। तो अब आपको, अच्छा ये आर्यवर्त, एक रहे भूल गए अपन, आर्यवर्त है, एकात्म है, ऐक्यात्म है, कुशासन है, स्नेहाविष्ट। तो यहां आपको पता चला कि हमारा मूल शब्द है आर्या या आर्य, आर्य आपका मूल शब्द है, ठीक है। अब यहां पर या तो ए बचा या आ बचा, तो या तो पहले तो अपन लगाएंगे एवर्त लिखेंगे या आवर्त लिखेंगे। आर्य जोड़ एवर्त या आवर्त, आर्यावर्त, आवर्त आपका मूल शब्द होगा। यह आपके अनुभव पर आधारित है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह आपका संधि स्थल हो गया, तो यहां तक आपका शब्द हो गया ऐक्य। ये भी अभी जो मैंने नियम बताया था ना, उसके अकॉर्डिंग बनता था एक जोड़ य, एक धन य, क्योंकि ये अपने से आगे वाले की मात्रा खाने का इसका मूल प्रवृत्ति है। खाता तो ये ई और ई की मात्रा है, लेकिन ये यहां पर इसका ए खा गया, और यह प्रत्यय लगने के कारण ए आई का आई हो जाता है, ई ए का, सॉरी ई
ई, ई और ए, इन तीनों का क्या बनता है? आई बनता है जब यह प्रत्यय लगता है, तो यहाँ आई बन गया। यहां हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐक्य जोड़ आत्म, ऐक्यात्म, आत्मा का एकीकरण, ऐक्य जोड़ आत्म। तो यहां यह में ए है और इसके बाद में क्या आ गया? आ गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है ऐक्यात्म, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए कि जो बार बार परीक्षा में आता है, कंफ्यूजन पैदा करता है, वो शब्द है कुशासन। ये उपसर्ग में भी आता है। अब अगर उपसर्ग की बात करें तो आप लिखेंगे कु धन शासन, अर्थात कु यानी बुरा, बुरा है जो शासन, उसको कुशासन कहते हैं। कु का जो शाब्दिक अर्थ है वो बुरा है, कुपुत्र है, बुरा पुत्र है ना? कुशासन है बुरा शासन। लेकिन यहां बात दूसरी है, हम पढ़ रहे हैं संधि ना कि उपसर्ग। उपसर्ग आए तब तो कु उपसर्ग कर देना और शासन शब्द लिख देना, और जो विग्रह है वो होगा बुरा है जो शासन, ये समास में भी आता है ना? तो यहां पर कुशासन, बुरा है जो शासन, कर्मधारय समास है। और संधि के दृष्टिकोण से आए तो क्योंकि यहां तो संयोग है, कु धन शासन में, तो ये तो मित्रों क्या होगा? संयोग है, क्योंकि कु और शासन के पास आने से कोई विकार नहीं हुआ। लेकिन यहां अगर संधि में हम खोजते हैं तो एक नई चीज निकल के आती है, वो है कुश धन आसन, क्योंकि स में आ की मात्रा है, आसन नहीं होके क्या होगा? आसन। कुश धन क्या है? आसन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द। अब आप कहोगे सर कुश क्या है? तो कुश बेसिकली एक घास है, जिसको डाब भी कहते हैं और घास भी कहते हैं। डाब हमारे यहाँ नारियल पानी को भी डाब कहा जाता है। डाब एक प्रकार की घास भी है, उसको कुश कहा जाएगा। कुश का आसन है जहां जहां पर कुश नामक घास उगती है, वो कुशासन है। स्नेहाविष्ट, स्नेह से आविष्ट जो होगा, आच्छादित जो होगा, तो ये विकार स्थल है। ये सरल शब्द है मित्रों, स्नेह धन आविष्ट, ये सरल है और मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहां आपने देख लिया कि बाद वाले शब्दों में यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? आ दिखाई दे रहा है। तो आ अपने आप आता है, आपको थोड़ा सा जो विवेचन है शब्दों के अंतर्गत वो देखना है ना? दो तीन अच्छे शब्द मैं आपको और लिखाना चाहता हूं, जैसे आमाशय, जनाकीर्ण, आमाशय, जनाकीर्ण, खगाश्रम, खगाश्रम, पंचायत, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है कंटकाकीर्ण। अब देखिए, अब आपको वो जब विकार स्थल की पहचान करनी होगी तो आप बिल्कुल कर लेंगे कि आपका विकार स्थल इसमें ये रहा, जनाकीर्ण में ये रहा, खगाश्रम में ये रहा, पंचायत में ये रहा, कंटकाकीर्ण में ये रहा। बस विकार स्थल पहली नजर में पहचान लो, वहीं से शब्द के टुकड़े करते चलो। अमा जोड़ आशय, अमाशय, अमा जोड़ क्या हो गया? आशय। अब अमा जो शब्द है वो क्या सही है? ये शब्द लिखने में थोड़ा सा आमाशय होता है, आमाशय। अब यहां पर पहला ऑप्शन क्या आएगा? अमा जोड़ आशय आएगा, ठीक है। तो यहां दूसरा ऑप्शन आएगा आमा जोड़ आशय, क्योंकि शब्द शुद्धि में भी ये शब्द आता है। आपने देखा होगा हम अक्सर अमाशय बोलते हैं, चलत में हम अमाशय बोलते हैं, लेकिन बेसिकली वो आमाशय होता है। क्या होता है? आमाशय, ये ध्यान रखना। और अब अक्सर अमाशय जो होती है हमारी, जैसे आपको पता कि आम
म्यूकस या इसमें जो कफ जमता है, आमा का मतलब क्या है कि हमारी जो आशय का मतलब उसका जो स्थल है वो आम, म्यूकस या जो कफ बनता है उसको आमा बोलते हैं, आमाशय में बनता है। तो यहाँ आमा जोड़ आशय आपको ध्यान करना है। जनाकीर्ण, जन धन आकीर्ण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जन धन क्या होगा, आकीर्ण। खगाश्रम, खग पक्षी है, खगाश्रय आश्रय, ये है। खग धन आश्रय, पक्षियों का आश्रय। पंचायत, पंच धन आयत, ये सरल शब्द है। कंटकाकीर्ण, ये देखिए ये परीक्षाओं में पूछा गया भी गया है पहले। कंटक के बाद में मूल शब्द क्या बचेगा वो थोड़ा सा आपको देखना है। कंटक, कंटक धन आकीर्ण, कंटक यानी कांटों से आच्छादित है जो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बहुत अच्छा शब्द आता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, भयानक है। ठीक है, संधि विच्छेद में आपको मूल शब्द ये पता चल गया, इस ये तो हो गया भय। भय के बाद में क्या है, आनक है ना। ऑप्शन में अनक भी आएगा, आनक भी आएगा, लेकिन आपको अभी अभ्यास करोगे तो ध्यान पड़ेगा कि आनक लिखना है या अनक लिखना है, क्योंकि आनक का मतलब नगाड़ा होता है। आनक का मतलब क्या होता है, नगाड़ा। ये नगाड़े वाले शब्द से ही भयानक बना है, भय जोड़ आनक अर्थात भय का नगाड़ा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि शब्द जो है वो इंपॉर्टेंट है। शब्द का ऑपरेशन करने के बाद आपको ये लगेगा कि हमने कौन से शब्द को किस रूप में समझा है। अब हम आगे चलते हैं। तो आपने शब्द का ऑपरेशन करना जिस रूप में सीखा है उस रूप में इधर छोटी मात्रा आएगी या बड़ी मात्रा आएगी ये आपको ध्यान देना है। तो अब आ के बाद में आपको पता है कि चाहे आ आए चाहे उसके बाद में ए आए, आपको तो संधि स्थल पे अर्थात विकार स्थल पे क्या दिखाई देगा, आ ही दिखाई देगा। इसके मतलब पहचान में तो आपको आ ही रहा है। धीरे धीरे हम थोड़े से शब्दों के माध्यम से इसको फिनिश करते हैं, जैसे तथापि, रेखांश, दीक्षांत, महात्म्य, महामध्य। अब देखिए तथापि, रेखांश, दीक्षांत, महामध्य। अब विकार स्थल आपको आ दिखाई दे रहा है, आ को आपने तुरंत प्रभाव से पहचान लिया, ये आ है, ये आ है, ये रहा, और इसमें दो जगह दिखाई दे रहा है। तो महामा कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हम पहले वाले को कोट करेंगे, अगर दूसरे की भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी देखेंगे। तो यहां पर मूल शब्द तथा होता है, ये आप जानते हो, तथा धन अपि, अपि छोटा ही होता है, आपी कभी नहीं होता। रेखांश में मूल धन रेखा है, जोड़ अंश है, अंश छोटा ही ए होता है, अंश नहीं होता। दीक्षांत में दीक्षा बड़ा होता है, आ गया, दीक्षा के बाद में अंत हो गया। इसमें आपको दो जगह दिखाई दे रहा है, तो हम पहला शब्द लिख लेंगे महा। फिर हम देखेंगे, देखियो अमात्य होता है या अमात्य होता है, ये आपको देखना है। महाधन, अमात्य, तो मूल शब्द क्या होता है मित्रों, अमात्य। तो ये सरल शब्द है, यहां आपको देखना है रेखांश, दीक्षांत, यहां आप आके आराम से पहचान कर सकते हो। अब कुछ थोड़े अच्छे शब्द हैं, जैसे पुरावतंस, द्राक्षावलेह,
द्राक्षारिष्ट भी होता है। रिष्ट। यहां पर दूसरे शब्द में जो ए है या आ है उसी को आपको पहचानना है। एक शब्द अपन और लिख लेते हैं, विद्यार्जन। ये देखिए, अब आप विकार स्थल की तत्काल प्रभाव से पहचान करेंगे तो ये रहा द्राक्षारिष्ट विद्यार्जन। आपने विकार स्थल की पहचान कर ली। तो ये पुरावतंस में मूल शब्द क्या है, पुर है या पुरा है, ये आपको समझना है। पुर तो नगर होता है, क्योंकि हमें पुरा पुराने से लेना है, प्राचीन अवशेष को पुरावतंस कहते हैं। तो यहां पुराधन अवतंस होगा। यहां आपको थोड़ा सा चक्कर पड़ता है, यहां ऑप्शन में मित्रों पुर भी मिलता है, पुर जोड़ अवतंस से पुरावतंस ही बनता है, लेकिन यहां पुर शब्द का कोई औचित्य नहीं है। इस बात को आपको समझना है। ये मूल शब्द क्या आएगा ये आप समझ जाएंगे तो आपकी संधि कभी भी गलत नहीं होगी। और संधि प्रैक्टिस का विषय, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, देखो आप थोड़ा सा समय लगेगा, आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो मैं आपको पूरे शब्दों से जहां जहां आपको संकट है, और आप जब क्लास देखते हैं तो क्लास में आप कमेंट करके बताइए कि हर समय इस तरह के शब्द और बताइए, यहां हमें समझ में नहीं आ रहा, कौन सी संधि में नहीं आ रहा, आप बिल्कुल बार बार कमेंट करके बताइएगा। द्राक्षावलेह है, तो आपका मूल शब्द क्या है, द्राक्षा है। और फिर अब अवलेह आए या अवलेह आए, ये आपके कॉमन सेंस पर आधारित है। अवलेह शब्द होता है, अवलेह बेसिकली चटनी को कहते हैं। द्राक्षा जो दाख होते हैं, अंगूर सूखे हुए होते हैं, उनकी चटनी को द्राक्षावलेह कहते हैं। द्राक्षा रिष्ट जो है, द्राक्षा धन अरिष्ट, द्राक्षारिष्ट। विद्यार्जन ये सरल है, विद्या धन अर्जन। विद्या के अर्जन के लिए आप पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो। तो ये ऐसे शब्दों को आपको सीखते हुए चलना है। अब एक प्रकरण और रह गया, आ और आ का, इसको और देख लेते हैं, फिर हम आगे की संधि में चलेंगे। दोनों ही शब्दों में आपको क्या दिखाई देगा, आ दिखाई देगा। जैसे सरल शब्द है श्रद्धालु, कृपाकांक्षी, कृपाकांक्षी, स्वेच्छा चार या स्वेच्छाचारी, कोई भी कर दो, एक ही शब्द है, स्वेच्छाचारी। फिर बहुत अच्छे शब्द हैं, परीक्षा में भी पूछे गए, निशानन, ये काफी अच्छा शब्द है, और फिर आगे बाद में लिखेंगे। अब आपको विकार स्थल की पहचान हो गई, ये श्रद्धालु रहा, ये कृपाकांक्षी, ये स्वेच्छाचार, ये निशान। तो यहां मूल शब्द है आपका श्रद्धा धन आलू, श्रद्धालु। तो यहां दोनों में आ और आ का प्रकरण आपको दिखाई दे रहा है। कृपाकांक्षी, आपका मूल शब्द हो गया कृपा, अब आपके बच गया आकांक्षी, कृपाकांक्षी, कृपा का आकांक्षी, कृपा की आकांक्षा रखने वाला। स्वेच्छा जोड़ आचार, स्वेच्छा धन आचार, क्योंकि इसमें आ और आ दोनों प्रकरण में आपको दिखाई दे रहा है। निशा धन आनंद, निशा धन आनंद। अब क्योंकि शब्द को जैसे आपने अब ऑपरेशन करके देख लिया तो इसको चेक कर सकते हो। श्रद्धा में भी आ है, आई होता है, आलू में भी आई आता है, दोनों प्रकरण आपके सही है। कृपा धन आकांक्षी, इच्छा में स्वेच्छा में स्वे जोड़ इच्छा गुण संधि है, आ और आ निशा और आनंद।
तो ये शब्द आपको इस प्रकार से समझने, जैसे क्रियात्मक शब्द है, ये बहुत अच्छा शब्द है, कई परीक्षाओं में आया। तो आपका विकार स्थल ये है, आपका शब्द हो जाएगा क्रिया धन आत्मक। अब एत्मक कोई शब्द नहीं होता, आत्मक होता है। ये प्रेरणा जोड़ आस्पद प्रेरणा शब्द, जैसे अपन पहले पढ़ रहे थे द्राक्षा शब्द, द्राक्षा शब्द, तो ये विकार स्थल है, तो इसमें द्राक्षा धन आसव हो गया। इस प्रकार आपको विकार स्थल पर शब्दों की प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो हम जो है वो दीर्घ संधि में पहला जो प्रकरण था आ का, ये पढ़ चुके हैं। अब दूसरा प्रकरण आएगा ई का। हम स्पीड से चलते हैं। ई के बाद में ई आए तो आपको क्या दिखाई देगा, बड़ी ई दिखाई देगा। तो आप देखिए प्रतीत, प्रतीक, जो मूल शब्द है उस पर आप गौर करिए, और गौर करते ही आपको पता लग जाएगा कि विकार कहां है, मात्रा छोटी आएगी या बड़ी आएगी। ये एक जैसे दिखने वाले शब्द, कई बार सरल प्रश्नों में इनको देखा जाता है। बाकी रविंदर, कविंदर, ये सारे आप जानते ही हो, पर इधर ही पढ़ लेंगे। अब देखिए प्रतीत शब्द है, आपको बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है। हमने यही कहा था कि विकार स्थल पे बड़ी की मात्रा दिखाई देगी। बड़ी की मात्रा को आपने पहचान लिया, ये बड़ी की मात्रा है, विकार स्थल ये है। अब इसमें तो पूरे शब्द में अक्सर ही 3-3 है, ऐसे परीक्षा में जरूर आते हैं। तो आपका पहला जो शब्द है वो ये रहेगा प्र और तय। अब इसके या तो छोटी की मात्रा लगाओ या बड़ी की मात्रा लगाओ, जो भी उचित पड़े, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं सीक्वेंस में इसलिए लिख दिया। तो प्रति हमेशा छोटा होता है, ये आपको पता, प्रति उपसर्ग भी है। अब इस बड़ी की मात्रा का मतलब इसके बाद में या तो छोटी की मात्रा थी या बड़ी थी, जो चाहिए वो चेक करो। अपन ने तो ये लिख दिया, कोई बात नहीं। अब ई के बाद में क्या है, तय, प्रति जोड़ इत। तो प्रतीत में हमें प्रतीत होता है, मालूम होता है, इसमें प्रति के बाद में छोटी ई आती है इत में। ये हमारा नियम तो ये ऊपर पहले बना दिया है ना, क्योंकि निगमन विधि है। व्याकरण में पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण देते हैं। आगमन विधि में क्या है, उदाहरण पहले देते हैं, नियम बाद में बताते हैं। अपन व्याकरण पढ़ रहे हैं तो कौन सी विधि से पढ़ रहे हैं मित्रों, निगमन विधि से पढ़ रहे हैं। निगमन विधि में पहले आपको मैं नियम बता रहा हूं कि ई और ई के बाद में छोटी ई आएगा तो बड़ी ई बनेगा। मूल नियम ये भी लिख दिया कि ई के बाद में छोटी आए बड़ी आए बड़ा ई मिलेगा, लेकिन शब्द के ऑपरेशन से पता चला कि मात्रा छोटी थी या बड़ी थी। ऐसा ही नीचे वाला शब्द है प्रतिधन इक। यहां पर देखिए कै है, यहां तय है, तो इक होता है, ईक नहीं होता अतीत में। अब यहां आप देखेंगे कि अति छोटा होता है या बड़ा होता है, अति धन इत, अतीत हो गया। अतीव में भी अति धन क्या हो गया, इव हो गया। तो ये आपको पता चल गया कि अति और प्रति हमेशा इनमें उपसर्ग है दोनों, मात्रा हमेशा क्या होगी मित्रों, छोटी होती है। आगे चलते हैं। अब आप देखिए कि जो सरल शब्द हैं, जैसे आप रविंद्र लिखते हो, मात्रा वैसे देखते जाना, बड़ी की मात्रा दोनों शब्दों में कैसी छोटी आएगी बड़ी आएगी, वो आप पहचान करते हुए चल सकते हो। कविंद्र है, अभिष्ट है, मुनींद्र है, क्योंकि यहां हम शब्द को और विकार को पहचानना सीख रहे हैं। शब्दों का तो भंडार है, असंख्य शब्द है, उसमें हम कितना भी प्रकरण पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये आपकी मात्रा आ गई, ये मात्रा आ गई, और सॉरी अभिष्ट, ये गलत लिखा गया, अभिष्ट, ये आपकी मात्रा आ गई, ये आपकी मात्रा आ गई। तो अब देखिए विकार स्थल की अपने को पहचान हो गई।
तो यहां रवि हमेशा छोटा होता है, और इंद्र जब बचा तो इंद्र भी हमेशा क्या होंगे, छोटे होंगे, इंद्र कभी बड़े नहीं होते। कविंद्र में भी कवि हमेशा छोटा होता है और इंद्र भी हमेशा छोटे होते। तो छोटी की मात्रा, छोटी की इसमें छोटी, छोटी यहां पर क्या बन गई, बड़ी बन गई। अभिष्ट में अभी हमेशा छोटा और इष्ट भी हमेशा छोटा। आप कहने भाई ये हमारा इष्ट है, छोटा होता। मुनिंद्र में मुनि आप लिखते हो ऋषि मुनि, मुनि हमेशा छोटा होता है और इंद्र भी हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो ये सरल शब्द है, सामान्य शब्द। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको क्या मिलेगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें छोटी ई के बाद में बड़ी ई आ जाएगी, तो भी आपको क्या मिलेगी, बड़ी ई ही दिखाई देगी। तो देखिए, वीक्षक, हरीश, वारिस, वारी का इस समुद्र का पर्यायवाची, परीक्षक, अधीक्षक, कितने भी शब्द ले लो चाहे आप। तो अब यहां पर आप विकार स्थल की ट्राई करेंगे, तो विकार स्थल आपको तुरंत प्रभाव से समझ में आएगा। ये आपका विकार स्थल है, ये विकार स्थल है, ये विकार स्थल है। तो यहां आप देखेंगे कि वी उपसर्ग हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। वी उपसर्ग कभी बड़ा नहीं आएगा, वी उपसर्ग हमेशा क्या होगा, छोटा। और ईक्षक की बात आए तो ईक्षक हमेशा जो देखने वाला है वो बड़ा होगा। ईक्षक हमेशा क्या होगा मित्रों, बड़ा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। हरि हमेशा छोटा होता है और ईश हमेशा बड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि हरि हमेशा छोटा होगा, ईश हमेशा बड़ा होगा। वारी हमेशा छोटा, ईश हमेशा बड़ा, ईश तो बड़ा ही होता है। परीक्षक, परि उपसर्ग हमेशा छोटा आएगा और ईक्षक यानी देखने वाला हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना। अब ये शब्द के अंदर तो आपको जो संधि शब्द है वो तो ऐसे मिलेगा, यहां बड़ी मात्रा है, बड़ी मात्रा है, लेकिन जैसे ही आप उसको विच्छेद करेंगे तब आपके सामने मूल उपसर्ग और मूल शब्द आएंगे जिसमें मात्रा क्या होगी, छोटी होगी। यहां ई की मात्रा क्या है, बड़ी है। तो ये आपको समझना है। अब प्रकरण आता है कि दोनों ही जो मात्राएं हैं, जो चाहे प्रथम शब्द में बड़ी हो और उसके बाद में छोटी ही हो, तो भी आपको क्या दिखाई देगी, बड़ी ई की मात्रा दिखाई देगी। यतीन्द्र, इंद्र की जो पत्नी है उस सॉरी इंद्र को ही कहते हैं क्योंकि पत्नी सच्ची थी, सच्ची, सूची, ये शब्द भी कई बार आते हैं, शब्द शुद्धि में भी आते हैं, इनको भी हमें ध्यान रखना है। फणींद्र और सुधींद्र, महतीच्छा, ये आप देखिए। तो अब आप विकार स्थल को तुरंत प्रभाव से पहचान गए कि बड़ी ई की मात्रा हमें दिखाई दे रही है। अब शब्द को तोड़ेंगे तो पता चलेगा मात्रा किधर छोटी आएगी, किधर बड़ी आएगी, क्योंकि ये तो विकार है, विकार तो बड़ा ही आएगा। पूरी संधि अपन पढ़ रहे हैं तो वहां तो विकार तो सेम दिखेगा, शब्द के ऑपरेशन में क्या आएगा ये आपको समझना है। अब यति छोटा होता है या बड़ा होता है, यह आपके अनुभव पर आधारित है। यति कभी छोटा नहीं होता, यति हमेशा बड़ा है और इंद्र हमेशा छोटा है। यति धन इंद्र। अब आप चलत में क्या करते हैं, भूलवश यति छोटा लिखा जाता है तो वहीं पर आपका जो नंबर है, आधा नंबर एक शब्द का संधि का कट जाता है। सचिंद्र में काफी कंफ्यूजन होता है। सच्ची खुद बड़ी है, हमेशा याद रखना, महिलाएं हमेशा बड़ी होती। वधु में मात्रा बड़ी, श्रीमती में मात्रा बड़ी, पत्नी में मात्रा बड़ी, सची में मात्रा बड़ी।
तो ये आपको ध्यान रखना है। इंद्र हमेशा छोटे हैं। इंद्र हमेशा क्या है? छोटे। फणींद्र में अब जिसके फण है वो ये मान लो बड़ा रहेगा, फणी कभी छोटा नहीं होता, तो फणींद्र में फणी भी बड़ा और इंद्र क्या हो जाएगा? छोटा। फणींद्र शेषनाग का पर्यायवाची। सुधींद्र, अपन कहते हैं भाई सुधी व्यक्ति है, सुधी समीक्षक है, सुधी विद्वान है, तो सुधी हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। महती इच्छा, अपन कहते कि महती है या आपकी महती भूमिका रही, परीक्षा में आपने अध्ययन किया या इस वीडियो की हमारी महती भूमिका रही, इच्छा हमेशा छोटी होती है। देखो ईप्सा बड़ी, ईप्सा इच्छा कोई कहते हैं ईप्सा, लेकिन इच्छा हमेशा छोटी होती है, इप्सा बड़ी होती है, इच्छा यानी देखना बड़ा होता है, इच्छा हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। अब हम आगे चलते हैं। अंतिम इसका प्रकरण है कि जब बड़ी ई की मात्रा हो, दूसरी भी बड़ी ई की मात्रा हो, तो भी हमें क्या दिखाई देगा? अंतिम रूप से विकार स्थल पर बड़ी ई की मात्रा ही दिखाई देगी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। श्रीश, सतीश, ये दोनों उसमें भी आते हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण भी हैं और वैसे भी है। जानकीश, जानकी के इस, और रजनीश, रजनी यानी रात्रि, रात्रि के इस। फणीश्वर, फणियों के ईश्वर, फणीश्वर शेषनाग है। श्रीश विष्णु है, श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सतीश, सती के ईश, शिव भगवान है, भोलेनाथ। जानकी के ईश श्री राम है, रजनी के ईश, रात्रि के ईश चंद्रमा है। तो यहां आपने विकार स्थल की पहचान कर ली, तो आपकी मात्रा बड़ी दिखाई दे रही है। आपको ये तो लग गया कि भाई इसमें दीर्घ संधि है, लेकिन अब मूल शब्द को जैसे ही खोजेंगे तो आपका पूरा शब्द आपके सामने होगा। यहां शब्द लिखा है श्री, तो श्री में ई की मात्रा है, श्री हमने ऐसे ही लिखा जाता है, छोटी की मात्रा नहीं आती। श्री इसमें ईस की आवाज आ रही है, तो आपने ईस हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो बड़ी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों का विलोप होने के बाद श्री में बड़ी की मात्रा, इसका विकार हो गया, बच गया क्या? श्री और शय, श्रीश, ये आपका श्रीधन ईश। सतीश में भी यही है, सती हमेशा बड़ी, सती हमेशा क्या होगी? बड़ी। जो शिव की पत्नी है, पहले वाली पार्वती से पहले, ईश, सती जोड़ ईश, सतीश अर्थात शिव। जानकीस, अब इसमें जानकी में भी ई की मात्रा बड़ी और ईश में भी ई की मात्रा बड़ी। रजनीश में रजनी बड़ी, ईश बड़े। फणीश्वर में फणी अभी आपको बताया था बड़े, और ईश्वर पहले से ही बड़े, तो फणी धन ईश्वर, फणीश्वर। तो इन शब्दों में आपको अच्छे प्रश्नों के शामिल होने का रूप दिखाई देता है। अब हमारा अगला प्रकरण है ऊ का प्रकरण, क्योंकि जब छोटा ऊ हो और उसके बाद दूसरे शब्द में भी छोटा ऊ हो, तो भी हमें विकार स्थल पर क्या दिखाई देगा? बड़ा ऊ दिखाई देगा। तो आप देखेंगे भानुदय, आपको बड़ा ऊ दिखाई देगा। आपको तो विकार स्थल को ध्यान देना है। विधुदय, विधु चंद्रमा को कहते हैं। मधुत्सव, मधु बसंत को कहते हैं, याद रखना। मंजूषा, मंजूषा। लघुत्तम,
अब देखिए, ओ लघुत्तम, यहां लिख देते हैं लघुत्तम। कुछ और शब्द हैं जो अपन आगे उसमें लिख देंगे। कटुक्ति है, सूक्ति है। देखिए, तो अब आपने देखा कि आपको बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है, आपको तो विकार स्थल की पहचान कर ली, क्योंकि अब यहां पर आ और ई का प्रकरण तो है नहीं, आपको ऊ दिखाई दिया, तो ये ऊ न के लगा हुआ है, ये ध के लगा है, ये ध के लगा है, ये ज के लगा है। ये आपने विकार स्थल की पहचान कर ली। विकार स्थल से पहले इधर का शब्द होता है, विकार स्थल में जो विकार के रूप में जुड़ा है, जो इसकी संधि हुई है, वो अपना अक्षर छोड़ के चला जाता है। अब यहां पर आपने लिखा भानु, सूर्य का पर्यायवाची। अब इसमें या तो छोटा ऊ बचा है या बड़ा ऊ बचा है, तो उदय में हमेशा क्या आता है, छोटा ऊ आता है। तो नय में भी छोटा ऊ और उदय में भी छोटा ऊ, दोनों मिलके क्या बन गए, बड़ा ऊ बन गए। भानु जोड़ उदय, भानुदय। क्योंकि इसका विकार हो जाता है, इसकी मात्रा का विकार हो गया, बड़ी मात्रा आई तो न के बड़ी मात्रा लग गई, दय जो है वो वर्ण बच गए भानुदय। विधुदय, विधु चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो विधु हमेशा छोटा होता है। चंद्रमा उदय होता है तो विधुदय बोलते हैं, सूर्य उदय होता है तो भानुदय बोलते हैं। ठीक है। मधुत्सव, अभी वसंत का ऋतु चल रहा है, तो वसंत के उत्सव को क्या बोलते हैं, मधुत्सव। मंजूषा, मंजू हमेशा छोटा होता है, मंजू यानी सुंदर, ऊषा हमेशा क्या होती है, सुंदर होती है, प्रातःकालीन समय आपको बड़ा सुंदर लगता है। लघुत्तम में आपको पता है कि लघु हमेशा छोटा, उत्तम हमेशा छोटा, लघुत्तम। कटुक्ति, कटु हमेशा छोटा, उक्ति में भी ऊ की मात्रा हमेशा छोटी। सूक्ति में भी सु उपसर्ग है, हमेशा छोटा आता है, सु उपसर्ग क्या आएगा, छोटा। सुधन उक्ति, इससे क्या बनेगा, सूक्ति बनेगा। जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो भी आपको तो क्या दिखाई देगा, बड़ा ऊ दिखाई देगा। इससे कम शब्द बनते हैं, लघुर्मी, सिंधुर्मी। अब देखिए, लघु हमेशा छोटा होगा और उर्मी हमेशा बड़ी होगी, ये ध्यान रखना मित्रों। उर्मी लहरों को कहते हैं, लहरें हमेशा बड़ी होती हैं, ऊंची होती हैं, याद रखना। सिंधु समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र तो अपार है, लेकिन उसकी लहरें उससे भी ज्यादा अपार है। समुद्र को खतरनाक कौन बनाती है, उर्मियां बनाती हैं, लहरें बनाती हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, तो भी आपको क्या दिखाई देगा, बड़ा ऊ दिखाई देगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। परी, पृथ्वी के ऊपर, वधुक्ति, वधुल्लास, और सेना के लिए, सेना का पर्यायवाची चमू होता है, चमुत्साह है, चमोल्लास। सेना के लिए हमेशा जो शब्द आता है वो चमोल्लास। तो अब आप देखिए कि विकार स्थल आपने पहचान किया कि बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है, ये भय के लगा हुआ है, ध के लगा हुआ है, यहां ध के है,
तो यहाँ आपको भू जो शब्द है पृथ्वी के लिए आएगा, वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसके बाद में छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो आपको जरूरत है वो लगाइए। ऊपरी में हमेशा छोटा ऊ आता है, बड़े ऊ की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो भू धन ऊपरी, भूपरी। वधु हमेशा बड़ी होती है, ये आपको हमेशा याद रखना। उक्ति हमेशा छोटी होती है, वधु धन उक्ति वधुक्ति। वधुल्लास भी, वधु हमेशा बड़ी और उल्लास हमेशा छोटा। तो इसलिए आपको संधि विच्छेद में ये छोटा और ये बड़ा, इनका ध्यान रखना है। सेना हमेशा बड़ी होती है और उत्साह हमेशा छोटा होता है। उत्साह हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, सेना हमेशा बड़ी होगी। ये भी चमू धन उल्लास, उल्लास में ऊ की मात्रा हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो इसलिए इन शब्दों में आपको, अब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो पता चल जाएगा कि उक्ति उल्लास ये तो छोटे होते हैं, भू बड़ा, वधु बड़ी, चमू बड़ा, ये आपको पता चल जाएगा। अब अंत में दोनों ऊ बड़े आने पर भी आपको विकार स्थल पर बड़ा ऊ ही दिखाई देगा। दोनों क्या होंगे, बड़े होंगे। तो ऊर्ध्व, ऊर्जा, उष्मा, उद्धार, पृथ्वी का भी उद्धार होता है, उद्धार, है ना। सरयूर्मी, सरयू नदी में चलने वाली उर्मी यानी लहरें। अब आप देखिए, आपको विकार स्थल का पता चल गया कि मात्रा कहां लगी है, यहां मात्रा बड़ी लगी है। इसका मतलब यहां से ये देखिए, ये आपका विकार स्थल है। तो यहां आप देखेंगे कि भू तो हमेशा बड़ा ही होता है, पृथ्वी में भू के लिए हमेशा बड़ी मात्रा थी, आप पढ़ चुके। अब ऊर्ध्व जो है वो भी हमेशा क्या होता है मित्रों, बड़ा होता है। ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर। तो भू भी बड़ा और ऊर्ध्व का ऊ भी बड़ा, उर्मी भी बड़ी, ऊर्जा भी बड़ा। यहां देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द भूर्जा लिखा है, तो भू तो बड़ा होगा ही होगा, और फिर ऊर्जा भी हमेशा क्या होगी मित्रों, बड़ी होगी। भू धन ऊर्जा, यही साथ भूष्मा के साथ है। भू हमेशा बड़ा और ऊष्मा हमेशा बड़ी, भू धन ऊष्मा। भूधार, यहां थोड़ा सा अंतर है, भू धन। अब उद्धार हम ऐसे लिखते हैं, उद्धार में कभी भी ऊ बड़ा नहीं आता, तो भूधार भी आ जाए तो भू इसके बाद में क्या होगा, उद्धार। तो इसको आप गोला लगा सकते हो क्योंकि इसमें ऊ छोटा आएगा। ये शब्द है भूधार, पृथ्वी का उद्धार, लेकिन इस कैटेगरी में नहीं पढ़ के इसको आप याद रखने के लिए समझ सकते हैं। सरयू नदी हमेशा बड़ी है, सरयू नदी क्या है मित्रों, हमेशा बड़ी होती है। और आपको बताया उर्मी यानी लहरें भी हमेशा क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो यह आपका शब्द बन गया सरयू। तो आज हमने अध्ययन किया सारी जो हमारी संधियां हैं उनका, और इसमें आपने देखा कि संधि जो है ये विकारजन्य मेल है। क्या है मित्रों, विकारजन्य मेल है, और इस मेल को हम विकार उत्पन्न या फिर रूपांतरण या फिर संधि स्थल या फिर जो जोड़ हुआ वो स्थल। तो संधि एक ऐसा प्रकरण है जिसमें आप पूरे नंबर ला सकते हो। तो अब आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि सम्यक हिंदी के माध्यम से आप निरंतर जुड़े रहिए। संधि को आपको इतना विस्तार से मैं बताऊंगा कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और आरएस मेंस के लिए जो 50 नंबर की जो व्याकरण आती है, वहां आप आराम से 40-45 का स्कोर तो ऐसे ही पास कर सकते हैं, 50 में से 50 भी ला सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बस आप अभ्यास करते जाइए,
तो आगे की क्लास में हम जो हमारी संधि है स्वर संधि, इसका हमने आज दीर्घ रूप पढ़ा आ, ई और उ। आगे हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे, गुण संधि पढ़ेंगे, यण पढ़ेंगे, अयादि पढ़ेंगे और फिर व्यंजन और फिर विसर्ग। तो निरंतर आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और सम्यक हिंदी के माध्यम से आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सी संधि में, कौन से शब्द में कोई परेशानी है, कोई संकट है। आप अपनी तरफ से भी कोई शब्द हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान सम्यक हिंदी के माध्यम से किया जाए। तो हम आगे की क्लास में फिर मिलेंगे।